अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम अपने सेकंड लेक्चर का आगाज़ करेंगे जिसमें हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जिसमें एक टॉपिक है रोल ऑफ होम्योस्टेसिस इन एवोल्यूशन और दूसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये दोनों बहुत सिंपल से टॉपिक हैं, बहुत सिंपल सा लेक्चर होगा आज का हमारा, तो आपने गौर से सुनना है, लेकिन इसमें बहुत सी बातें सीखने वाली भी हैं जो आपको सीखनी हैं। तो आइए बेटा पहले लेक्चर की पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास रोल ऑफ होम्योस्टेसिस इन एवोल्यूशन, मतलब कि होम्योस्टेसिस का एवोल्यूशन में क्या किरदार है, इसने एवोल्यूशन में क्या क्या अहम किरदार अदा किए। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन बेटा चेंज इन हेरिटेबल करेक्टर ऑफ अ पॉपुलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन के हेरिटेबल करेक्टर में तब्दीली आना वक्त के साथ साथ हम उसे क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और जब तक अब हम डिस्कस करते हैं मेन टॉपिक जो है कि होम्योस्टेसिस का रोल क्या है एवोल्यूशन में। बेटा हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज होने की कोशिश करता है, लेकिन जो होम्योस्टैटिक सिस्टम है ना वो उसे चेंज होने ही नहीं देता। ये हमने पढ़ा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है ना तो इंटरनल चेंज होने की कोशिश करता है। होम्योस्टैटिक सिस्टम उसे चेंज होने देता है, लेकिन इतना नहीं, नैरो रेंज पे, बहुत कम लेवल पे उसे चेंज होने देता है। वो चेंज होम्योस्टैटिक सिस्टम पता किस फॉर्म में लेकर आता है? वो चेंज होम्योस्टैटिक सिस्टम उस ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन के अंदर एडॉप्टेशन पैदा करने की सूरत में लेकर आता है। क्या हुआ, मैंने क्या कहा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हुआ, इंटरनल ने कोशिश की, होम्योस्टैटिक सिस्टम ने मतलब थोड़ा सा चेंज होने दिया। किस फॉर्म में चेंज होने दिया कि उसके ऑर्गन के अंदर एडॉप्टेशन लेकर आई। जैसे ही उसके ऑर्गन में एडॉप्टेशन आई तो इसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट था वो इस काबिल हो गया था कि वो उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रह सके। इससे क्या हुआ कि जिन जिन ऑर्गेनिज़म का होम्योस्टैटिक सिस्टम बेटर वर्क कर रहा था वो जो ऑर्गेनिज़म थे उन्होंने बहुत अच्छे से सर्वाइव किया हर मौसम में और हर माहौल में। इसीलिए ये भी कहते हैं कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव स्ट्रॉन्ग होम्योस्टैटिक सिस्टम सर्वाइव टिल नाउ, जिसकी जो है बेटर एग्जांपल या बेस्ट एग्जांपल आप इंसान ही ले लें। तो आपने इसमें दो लफ्ज़ सुने होंगे जैसे कि एंडेंजर्ड और एक्सटेंट। ये वो वाली स्पीशीज़ हैं बेटा जिनके होम्योस्टैटिक सिस्टम बेटर नहीं थे, जिनके होम्योस्टैटिक सिस्टम अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वो उनके ऑर्गन में अडोप्टेशन नहीं हो पाई और वो बाहर वाले माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सके और वो एक्सटेंट और एंडेंजर्ड हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस में। इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस में हम दो बातों को डिस्कस करेंगे। पहली बात है कि मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स with a tolerable range। लव्स टॉलरेबल रेंज, ज़ेरे गौर कीजिएगा ज़रा। हमने कहा कि हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी होम्योस्टेसिस की कि होम्योस्टेसिस का काम क्या है कि इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना और चेंज ना होने देना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुकाबले में। ठीक है ना बेटा, इस लाइन में दो तरह के सवाल उठते हैं कि क्या हमारी या किसी भी ऑर्गेनिज़म की जो इंटरनल बॉडी है या इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो फिक्स है। क्या होम्योस्टैटिक सिस्टम जो है वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को फिक्स रखता है, कम या ज़्यादा नहीं होने देता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारी बॉडी के अंदर गुंजाइश रखी है, थोड़ी सी गुंजाइश रखी है। मैंने जैसे बताया कि जैसे भी जब भी किसी जो किसी भी जगह पे रहता है, जब उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है ना तो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज होने की कोशिश करता है। हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया। तो जो होम्योस्टैटिक सिस्टम है वो चेंज लाता है, थोड़ा सा नैरो रेंज पे चेंज लाता है ताकि ये अपने अंदर एडोप्टेशन पैदा करेगी, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को या अपने इंटरनल ऑर्गन को इस हद तक बना ले कि ये वहाँ पर सर्वाइव कर सके। मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ऑफ ह्यूमन बॉडी का।
लेकिन रेंज पता कहाँ से कहाँ तक बताई हुई है, 36 से 38 डिग्री तक रेंज बताई हुई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टेम्परेचर हो जाता है। मतलब अगर कम होगा तो 36 तक जाएगा 37 से, और अगर ज़्यादा होगा तो 38 तक जाएगा 37 से। इतना चेंज आएगा, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। क्योंकि बेटा अगर ज़्यादा चेंज आएगा तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या हो सकता है। ये दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से सुनिएगा कि एवरी ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज़ हैज़ एज्यूम्ड इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक सेटअप ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर सूटेबल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इस लाइन में वो ये बता रहे हैं कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनके तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के दौरान ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को, हमारे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए ताकि ये बाहर वाले माहौल को अच्छे से बेयर कर सके। तो बेटा अब देखिए लेवल तो बहुत ज़्यादा हैं, तमाम लेवल्स पे बात हो रही है, जैसे कि सब एटॉमिक लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और बाकी फर्दर अगर जितने भी लेवल है ना, इन तमाम लेवल्स के ऊपर तमाम स्पीशीज़ के तमाम ऑर्गेनिज्म एज्यूम करते हैं कि हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो ऐसा होना चाहिए ताकि हम बाहर वाले माहौल को बेयर करके अच्छे से रह सकें। तो कौन है जो ऐसा ऑर्गेनिज्म को करने में मदद देता है? वो सिस्टम होम्योस्टैटिक सिस्टम है। तो बेटा ये इसकी इम्पोर्टेंस की बात हो गई, पीछे हमने इसकी एवोल्यूशन के बारे में रोल में पढ़ा। और बेटा ये सिंपल सा लेक्चर है, इसको गौर से सुन लीजिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।